हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे आपके वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस की वन बाय वन एज वेल एज उनकी सूटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आप लोगों का टेस्ट जो था वो आपने अटेम्प्ट कर लिया है एंड इट वाज एन इजी फन फॉर यू। बट इन केस आपको कुछ एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन है तो हम आज वो कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, a type of flow in which viscosity increases when the substance is agitated। कहता है आप बताओ इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फ्लो है जब आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है अपॉन एजिटेशन। तो जब हम इस तरीके से एजिटेट करके विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स, तो सबसे पहले हमें काट देनी चाहिए, तो थिक्सोट्रॉपी आपका वहीं कैंसिल आउट हो जाता है। बात रह गई प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट सिस्टम्स की। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा प्लास्टिक सिस्टम्स जिन्हें हम बिंगम बॉडीज भी कहते हैं, उन्हें एक इनिशियल यील्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है जस्ट बिफोर दे कैन बिगिन टू फ्लो। ठीक है, तो प्लास्टिक सिस्टम्स जनरली आपके सॉलिड्स की तरह ही बिहेव करते हैं जब तक उन्हें वो एक मिनिमम यील्ड वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती। तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को यहां से रिलेट नहीं कर सकते। बचे आपके सूडो प्लास्टिक सिस्टम। राजे सूडो प्लास्टिक सिस्टम्स में ऑल्दो कोई यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट सूडो प्लास्टिक सिस्टम्स में क्या होता है, विस्कोसिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे आप शियर रेट बढ़ाते जाते हैं। जनरली जस्ट स्टर करने से ही दे जस्ट बिगिन टू फ्लो, तो थोड़ा सा ही अप्लाइड स्ट्रेस करते ही आपका ये मटेरियल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस बढ़ाने पर जनरली डिक्रीज हो जाते हैं, दे आर वेरी इजी टू फ्लो, इसलिए इनको शियर थिनिंग सिस्टम्स भी कहा जाता है। जब हम डायलेटेड सिस्टम्स की बात करते हैं, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्हें शियर थिकनिंग सिस्टम्स कहा जाता है, इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, दे जनरली एक्सपैंड इन वॉल्यूम एज वेल। सो डायलेटिंग सिस्टम्स अपॉन एजिटेशन क्या होगा, जितना आप इनको शेयर करते जाओगे, जितना शेयर फोर्सेस देते जाओगे, उतना ये और विस्कस होते जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डायलेटेड सिस्टम्स होता है। ठीक है, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही पार्ट, ऑप्शन सी करेक्ट था इसमें। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लास्टिक फ्लो में, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक यील्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है जस्ट सो आफ्टर दैट दे कैन बिगिन टू फ्लो। जबकि सूडोप्लास्टिक और डायलेटेड में ग्राफ्स जनरली ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज इसमें आपका क्या रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होता है। सूडोप्लास्टिक को हम शेयर थिनिंग सिस्टम्स भी कहते हैं, डायलेटेंट्स को हम शेयर थिकनिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। सूडोप्लास्टिक में विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है बहुत इजीली, जरा से अप्लाइड फोर्सेस से ही आपका ये मूव कर सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, जबकि आपके डायलेटेंट वंस जो हैं ये जनरली एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं। व्हेन अ सॉलिड फॉर्म्स जेल मोर रीडली व्हेन जेंटली शेकन और अदरवाइज sheared than when allowed to form gel while the material is kept at rest. This phenomena is known as। अभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऑप्शन तो हमारे को बहुत अच्छे से आते हैं ये क्या है, बट क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन कहता है सपोज ये दो स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी, सोल से आपका जेल में कन्वर्जन हो रहा है। अब ये जो आपका सोल से जेल में कन्वर्जन हो रहा है, ये कह रहा है एक बार तो या तो मैं इसको रेस्ट पे कन्वर्ट करता हूं या फिर मैं कोई इसको एजिटेशन देके कन्वर्ट करता हूं। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जब भी राज्य में जेल सोल जेल कन्वर्जन की बात करती हूँ, जेल सोल जेल कन्वर्जन की बात करती हूँ, टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है, जेल से सोल में कन्वर्ट होता है जब हम shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सोल से वापस जेल में कन्वर्ट होता है जब हम इसके shear स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं। तो क्या होगा, जब हम इसे रेस्ट पे रख देंगे वापिस से ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम इसे राजे थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं कोई एजिटेशन, कोई जेंटली वाइब्रेशन या कोई भी आपकी एजिटेशन, कोई स्टरिंग कुछ भी करते हैं, तो उस केस में हमारा ये कहता है रिहोपेक्सी। ठीक है, तो ये जो टाइम डिपेंडेंट ब्रेकडाउन है, क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है, फॉर्म सॉलिड से जेल फॉर्म हो रहा है, सॉलिड से जेल फॉर्म हो रहा है व्हेन शेकन और अदरवाइज sheared। जब आप जेंटल शेकिंग अप्लाई कर रहे हैं या फिर रेस्ट पे है, तो आप बता रहे हो
कि व्हेन जेंटली शेकन और अदरवाइज इज फॉर्म मोर रीडिली, तो ये किस केस में होता है? आपका रिहोपेक्सी के केस में होता है। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसमें सीधा का सीधा रिहोपेक्सी का था। थिक्सोट्रॉपी आपको क्लियर हो गया, स्लो प्रोसेस है, इसमें भी आपका जेल सोल जेल कन्वर्जन तो होगा बट आफ्टर कीपिंग एट रेस्ट। इसी के उल्टा जब हम ऑप्शंस बाकी नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी के भी देखते हैं, उसमें बेटा हम क्या करते हैं, सोल से जेल और जेल से वापस से सोल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये सोल जेल सोल कन्वर्जन जो है, यही जो सोल कन्वर्जन आपका रेस्ट पे अगर होगा उसे हम एंटी थिक्सोट्रॉपी बोलेंगे। यही अगर आप कोई शेयरिंग एजिटेशन या वाइब्रेशन प्रोवाइड कर देंगे फास्ट करने के लिए, उसे आप नेगेटिव रिहोपेक्सी बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। अभी आपसे मैंने कहा थिक्सोट्रॉपी आपका जेल सोल जेल कन्वर्जन है, लेकिन जब आपका मटेरियल जब आप रेस्ट पे छोड़ देते हो तब आपका टाइम डिपेंडेंट कन्वर्जन हो जाता है। यही जब आपका हम क्या करते हैं, कोई फोर्सेस कोई एजिटेशन वाइब्रेशन अप्लाई कर देता है, ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, जिससे आप क्या कहते हो, नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। ओके, सॉरी, तब उसे आप कहते हो रियोपैक्सी। नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी तो आपका सोल जेल सोल कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, सर्टेन सस्पेंशंस with a high percentage of the dispersed solid exhibit a resistance to flow with increasing rate of shear. रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ शेयर, क्या है क्वेश्चन? अभी आपने कहीं इंटर रिलेटेड पढ़ा हुआ तो नहीं लग रहा, अभी आपसे हमने बात करी थी इन सिस्टम्स की। क्वेश्चन कहता है सर्टेन सस्पेंशंस विद अ हाई परसेंटेज ऑफ dispersed solid exhibit resistance to flow upon increasing the rates of shear. Such volumes, अगर किसी बच्चे ने मेरे आज की क्लास में वर्ड नोट किया होगा, उसने देख लिया होगा, such systems actually increase in the volume when sheared. ध्यान दीजिए, आपने अभी मैंने आपसे प्लास्टिक सूडो प्लास्टिक डायलेटेड सिस्टम्स की बात करी थी। वहां मैंने आपसे बात करी थी कि जो प्लास्टिक सिस्टम्स होते हैं जनरली उनको क्या चाहिए होता है, उनके लिए आपको यील्ड वैल्यू की जरूरत पड़ती है। जो आपकी थिक्सोट्रॉपी है ये तो टाइम डिपेंडेंट कन्वर्जन हो गया, इसमें तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बच गई आपके डायलेटेड सिस्टम सबसे मेन, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है इंक्रीज इन दी वॉल्यूम। मैंने अभी आपसे कहा था डायलेटेड सिस्टम्स की जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है अपॉन एजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डायलेटेड सिस्टम्स। जस्ट अभी हमने यही डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स कैन बी टर्म्ड एज एन आइडियल फ्लूइड? अच्छा, आइडियल फ्लूइड हम किसे बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड हम उसे बोलेंगे, पहली बात तो हमें पढ़ना क्यों है, जब भी हम फ्लो की बात करते हैं, जब भी हम फ्लूइड फ्लो फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं, तो हमें एक आइडियल फ्लूइड की कैटेगरीज कुछ बनानी पड़ती हैं। उनमें से सबसे सिंपल प्रॉपर्टी होती है सबसे पहला कि वो आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो यहां पर तो मेंशन है कंप्रेसिबल फ्लूइड, जिसकी वजह से आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, जिसकी वजह से ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली स्टैंड्स रॉन्ग। ठीक है जी, दूसरा कहता है आपका जो सिस्टम है वो विस्कस नहीं होना चाहिए, राइट? क्यों? अगर विस्कस होगा तो वो और ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो ऐड करेगा, विच मेक्स द ऑप्शन ए ऑल्सो इनकरेक्ट। बच गया आपका बिल्कुल करेक्ट। तो आपका नॉन कंप्रेसिबल भी होना चाहिए एंड नॉन विस्कस भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका फ्लो भी स्टेडी होना चाहिए। बट गिवन दी ऑप्शंस आपको क्लियर समझ आ जाना चाहिए था कि हम रेजिस्टेंस टू फ्लो नहीं चाहते आइडियल फ्लूइड में, तो आपका नॉन विस्कस फ्लूइड आएगा। करेक्ट आंसर वाज नॉन विस्कस फ्लूइड। ठीक है, देख लीजिए आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, फ्लो उसका स्मूथ होना चाहिए, कोई टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कोसिटी आपकी रेजिस्टेंस टू फ्लो इम्पार्ट करेगी, साथ ही साथ उसका फ्लो जो है वो स्टेडी होगा। यहाँ पर भी आप क्लियर देख सकते हैं कि एक नॉन आइडियल फ्लूइड है, और यहाँ देख सकते हैं आप इसके फ्लो के हिसाब से कि एक आइडियल फ्लूइड है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितनी बार यही क्वेश्चन आए हैं आज, कितनी बार। चलिए क्वेश्चन कहता है मटेरियल whose consistency depends on the duration of shear as well as on the rate of the shear।
ड्यूरेशन ऑफ शेयर एज वेल एज द रेट ऑफ द शेयर। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्लियर आंसर आपका थिक्सोट्रॉपी है। जब आपका रेस्ट पे रख दिया जाता है, अपना प्रॉपर टाइम वो लेता है, जब तब जाके वो अपना दूसरी स्टेट में जो है वो चेंज होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी जस्ट आप अभी कवर कर चुके हैं, काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं आपके। ठीक है जी, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हॉपलर विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ, हॉपलर विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन ए फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर, ऑप्शन बी कैपिलरी विस्कोमीटर, ऑप्शन सी कप एंड बॉब विस्कोमीटर, ऑप्शन डी कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। तो बच्चों आपको ध्यान होगा जब हमने बात करी थी आपकी विस्कोमीटर्स की, वहां हम बात करते हैं कुछ विस्कोमीटर आपके सिंगल पॉइंट होते हैं, कुछ आपके मल्टी पॉइंट होते हैं। जो सिंगल पॉइंट होते हैं वो आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए होते हैं और मल्टी पॉइंट बोथ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन के लिए होते हैं। तो जो सिंगल पॉइंट होते हैं उसके अंदर आपका फॉलिंग स्फेयर आता है, आपका कैपिलरी विस्कोमीटर आता है, जिनको हम और क्या कहते हैं, हॉपलर विस्कोमीटर भी कहते हैं। जो मल्टी पॉइंट है, जो कि दोनों न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन के लिए होता है, उसके अंदर आपके रोटेशनल विस्कोमीटर्स जनरली आते हैं, जिसमें आपका कप एंड बॉब, जिसमें आपका आता है कोन एंड प्लेट, है ना, और एक और आता है आपका ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। तो ये बहुत जनरल सी क्लासिफिकेशन है आपकी विस्कोमीटर की। अब आप आई थिंक क्वेश्चन देख पाए होंगे, हॉपलर विस्कोमीटर को हम और क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा आपका फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर। फॉलिंग स्फेयर जिसको हॉपलर भी कहते हैं, साथ ही जो कैपिलरी विस्कोमीटर है ये कहाँ यूज होते हैं? आपके सिंगल पॉइंट है, ये दोनों आपके मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स है। ठीक है, देख सकते हैं आप सिंगल पॉइंट एज वेल एज मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर्स। यस, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं विस्कोमीटर में कैपिलरी विस्कोमीटर है, जिसका नाम आपका ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर होगा, राइट। रोटेशनल विस्कोमीटर है, जिसमें कप एंड बॉब, कॉन एंड प्लेट एंड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर आते हैं। फॉलिंग स्फेयर विस्कोमीटर है, जिसमें आपका हॉपलर विस्कोमीटर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। क्वेश्चन कहता है सूडो प्लास्टिक फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय लिक्विड डिस्पर्शंस ऑफ ट्रैगागंथ। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे शेयर थिनिंग सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर आपका मिथाइल सेलुलोज, ये सारे जो होते हैं आपके सॉल्यूशन ऑफ गम्स, म्यूसिलेजेंस जो होते हैं, ये आपकी सूडोप्लास्टिक फ्लो ही एग्जिबिट करते हैं। डायलेटेड मटेरियल जो होते हैं इन्हें आप शेयर थिकनिंग मटेरियल कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है आपके। ऑप्शन सी कहता है सूडोप्लास्टिक फ्लो इज एग्जिबिटेड कैरेक्टराइज्ड बाय द यील्ड वैल्यू। बिल्कुल गलत, आपसे मैंने कहा था सिर्फ प्लास्टिक सिस्टम्स में यील्ड वैल्यू होती है। एंड लास्ट कहता है डायलेटेड फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स। ये भी बिल्कुल गलत है, आपका प्लास्टिक फ्लो के लिए होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर एंड एस। ठीक है, चलिए यही टेबल हम बहुत बार देख चुके हैं। देखिए प्लास्टिक फ्लो आपका फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के लिए होता है, बट इसमें आपका एक यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड होता है। सूडो प्लास्टिक फ्लो में जनरली आपके गम्स, आपके जैसे ट्रैगागन्स आपने पढ़ा, राइट, म्यूसिलेजेंस, ये सारे आपके जनरली सूडो प्लास्टिक फ्लो में आते हैं। डायलेटेड सिस्टम्स में आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स इन अ कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, ये आपके प्लास्टिक में आते हैं, राइट। सूडोप्लास्टिक के अंदर आपके ट्रैगागन, सोडियम एल्जिनेट, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सारी इनकी आपकी लिक्विड डिस्पर्शंस आती है नेचुरल और सिंथेटिक गम्स की। जबकि आपके डायलेटेंट के अंदर सस्पेंशंस कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स इन वाटर, जिंक ऑक्साइड इन वाटर, कियोलिन इन वाटर, ये सब आपके डायलेटेंट सिस्टम्स में आते हैं जो कि शेयर थिकनिंग सिस्टम्स हैं।
ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन आ गया फिर से। अभी हमने बात करती थी विस्कोमीटर सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट, रोटेशनल, फॉलिंग स्फीयर और कैपिलरी टाइप। आपने पढ़ा कैपिलरी टाइप विस्कोमीटर में क्या था, इसको हम ऑसवाल्ड विस्कोमीटर कहते हैं, सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट और फॉलिंग स्फीयर भी आपका सिंगल पॉइंट है। तो क्या बची है हमारे पास, रोटेशनल, जिसमें आपके कप एंड बॉब, कॉर्नन प्लेट एंड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका 8 का ऑप्शन नंबर बी, रोटेशनल विस्कोमीटर। अभी देखा है बच्चों हमने क्वेश्चन जिसमें आपने देखा कि सिंगल पॉइंट के लिए फॉलिंग स्फीयर, कैपिलरी विस्कोमीटर, मल्टी पॉइंट के लिए कप एंड बॉब, कॉर्नन प्लेट। ठीक है, रोटेशनल में कप एंड बॉब, कॉर्नन प्लेट एंड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। यही सारे अभी हमने कवर किए। थोड़ा टेक्स्ट छोटा भी लग रहा हो तो आई थिंक आप लोग कैच कर पा रहे हैं, सेम चीजें मैंने आपको दोबारा बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडोप्लास्टिक फ्लो इज जनरली एग्जिबिटेड बाय। अभी आपसे मैंने बात करी प्लास्टिक फ्लो जनरली फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस के लिए होता है, और सूडोप्लास्टिक फ्लो किसके लिए बताया मैंने आपको, सॉल्यूशंस ऑफ या लिक्विड डिस्पर्शन ऑफ सिंथेटिक या नेचुरल गम्स या म्यूसिलेजेस। अभी बात करी बच्चों हमने, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। जस्ट अभी हमने इसके बारे में बात की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक्सोट्रॉपी इन अ प्लास्टिक सिस्टम इंडिकेट जेल सोल जेल कन्वर्जन। अभी आपने पढ़ा थिक्सोट्रॉपी क्या कन्वर्ट करती है, जेल सोल जेल कन्वर्जन करती है। पूछता है एंटी थिक्सोट्रॉपी क्या करती है। अभी हमने बात किया था थिक्सोट्रॉपी, एंटी थिक्सोट्रॉपी, रियोपेक्सी, नेगेटिव रियोपेक्सी, उल्टा हो जाएगा तो ये आपका सोल जेल सोल कन्वर्जन होगा। पहला ऑप्शन देखिए जेल सोल जेल, ये तो है ही आपका थिक्सोट्रॉपिक सिस्टम, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, राइट। तीसरा ऑप्शन सोल जेल जेल, आपका रिवर्सिबल होता है, ओरिजिनल स्टेट पर वापस आते हैं, तो ये तो वही चीज वापस नहीं आई, जबकि जेल का जेल में ही रह गया। फोर्थ में भी ऐसे हुआ, सोल का सोल में ही रह गया स्ट्रेस अप्लाई करने पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सोल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन ही डायरेक्ट आपका आंसर बनता है। हम कितनी बार आज ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फटाफट से देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन। आपकी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन कहता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज रिलेटिव विस्कोसिटी प्लस 1। ऑप्शन बी कहता है रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट। ऑप्शन सी कहता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ डिफाइंड टेम्परेचर। ऑप्शन एस कहता है आपका यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज पॉइस और whatsoever is given। चलिए देखते हैं, कुछ इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से एडिशन होना चाहिए था। लेट मी नो आप लोग क्या कहते हो। क्वेश्चन कहता है स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज रिलेटिव विस्कोसिटी प्लस 1। ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू रिलेटिव विस्कोसिटी माइनस 1, ना कि प्लस 1। क्लियर है आपको। तो पहला ऑप्शन आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से गलत हो गया, तो पी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। जहां से पीपी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया, क्योंकि इनमें पी करेक्ट स्टेटमेंट बता रखा है। ऑप्शन क्यू कहता है रिलेटिव विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू योर प्योर सॉल्वेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। रिलेटिव विस्कोसिटी में आप विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू द विस्कोसिटी ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट ही लेते हो। ठीक है, तीसरा कहता है, तो इसका मतलब क्यू ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको इतना भी समझ में आ रहा था, क्यू ऑप्शन करेक्ट है, इतना भी आपको समझ में आ रहा था, तो आई थिंक आप करेक्ट आंसर अब तक तो गेस कर चुके होंगे कि बी था। लेकिन चलिए देखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में पूछता है इट इज डिफाइंड एज विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। ये ऑप्शन भी आपका पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा वो क्या होता है, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। क्वेश्चंस में यहाँ पर या तो ये ऑप्शन पूरा नहीं है या थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका गड़बड़ है ऑप्शंस में, कोई बात नहीं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है ऑफ लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। देन आपका ऑप्शन नंबर आता है एस,
जिसमें आपकी विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको आप स्ट्रोक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? तो करेक्ट आंसर आपका वैसे तो नहीं होना चाहिए आर बी, बट विद द गिवन चॉइसेस वी हैव, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें अगर आप डेंसिटी ऐड होता तो आंसर बिल्कुल ठीक था। चलिए, ठीक है, यही चीजें मैंने आपको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन कहता है रिहोपेक्सी इज द फिनोमिना इन विच सोल फॉर्म्स जेल मोर रीडली व्हेन शीयर्ड। यस, बिल्कुल, अभी हमने बात किया था, सोल से जेल बनती है आपकी, जब स्ट्रेस को हम रिमूव कर देते हैं तो आपका वो सिक्सोट्रॉपी हो जाती है, और अगर आपका शेयर कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाती है? रिहोपेक्सी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्यू कहता है इन ए रिहोपेक्टिक सिस्टम सोल इज द इक्विलिब्रियम फॉर्म। कहीं पर हमने कभी ऐसी बात करी है कि ये इक्विलिब्रियम फॉर्म्स है जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं? बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन कहता है रिहोपेक्सी इज अ फिनोमिना व्हेन सोल फॉर्म्स जेल व्हेन मटेरियल इज केप्ट एट रेस्ट। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि वो थिक्सोट्रॉपी होता है, रिहोपेक्सी में नहीं होता, उसमें जेंटली स्टरिंग या शीयरिंग आपकी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके अंदर बस आपका पी ही ट्रू था, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स थी। ठीक है, फॉल्स थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, आई होप ये एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको अभी दे चुकी हूँ ये आपको सेटिस्फाई कर रही हैं ऑप्शंस को आपके। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा रीडिंग वाला पार्ट जो उसका है वो इग्नोर करके एक्सप्लेनेशंस पे फोकस कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है फिजिकल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को आपकी उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी से मैच करना है। चलिए, बेस्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पी है कैस्टर ऑयल, ऑप्शन क्यू है कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये पढ़ते ही कुछ याद आ जाना चाहिए। आज की ही क्लास में आपको कुछ मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन आपकी प्लास्टिक फ्लो से रेलेवेंट है। तो क्या इसमें अगर आपको एक भी एग्जाम्पल आता था तो मेरे बच्चों आपने देख लिया होगा कि सिर्फ इनमें से एक ही ऑप्शन में क्यू का फर्स्ट आंसर था, तो करेक्ट आंसर आपका पहला ही था। बट फिर भी देख लेते हैं। लिक्विड डिस्पर्जन, मैंने आपसे कहा था नेचुरल और सिंथेटिक गम्स जो होती हैं वो आपकी सूडो प्लास्टिक फ्लो दिखाती है, तो क्यू का आपका सॉरी आर का सेकेंड ही था। पेस्ट ऑफ स्मॉल डी फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल, फ्लोक्यूलेटेड आपके प्लास्टिक में है, डी फ्लोक्यूलेटेड आपके किस में आते हैं? आपके डायलेटेड फ्लो के अंदर आते हैं। तो आपका एस का थर्ड बिल्कुल करेक्ट था। बच गया आपका कैस्टर ऑयल जो कि आपका फोर्थ था। अगर आपको एक भी आता था इसमें से तो ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट था। ठीक है, ये कितनी बार आज में ही हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर फ्लोक्यूलेटेड पार्टिकल्स इन कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, प्लास्टिक फ्लो का एग्जाम्पल गिवन है आपको, लिक्विड डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल सिंथेटिक गम्स सूडो प्लास्टिक फ्लो का है, एंड आपका बाकी डायलेटेड सिस्टम्स का है। आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया है आपको। चलिए, चलते हैं आज की रीजन एंड असर्शन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज द फॉलोइंग द असर्शन एंड रीजन आपको बताना है। क्वेश्चन कहता है all kinds of dispersed phases might form colloids in all possible kinds। हर तरीके की आपका डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम लिया जा सकता है, बीट लिक्विड 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 सॉलिड सॉलिड लिक्विड, लेकिन गैस गैस कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गैस गैस कॉम्बिनेशन को आप नहीं लेते। गैस और गैस आपकी क्या करती हैं? दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है, दोनों ही फ्री फ्लोइंग है, आपस में जाके क्या करेंगे? आपका गैस गैस कॉम्बिनेशन बना लेंगी। इसमें आप डिस्पर्स फेज या डिस्पर्जन मीडियम बताना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो कोलॉइड्स के लिए सूटेबल नहीं है गैस गैस कॉम्बिनेशन। All gases mix uniformly at a molecular level to form solutions with each other। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने बात करी कि कोलॉइड्स बनने के कोई चांस ही नहीं है। हम इनको बेसिकली कह सकते हैं हाँ जी ये बिल्कुल कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और दोनों ही उसकी ऑप्शन आर रीजन ही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक वेरी मच क्लियर होगा अब ये।
जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल स्टेट ऑफ कोलॉइड्स ऑफ डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज वे इन योर सॉलिड फोम टाइप। आपको पता है कोलॉइड्स के अंदर हम क्या बात करते हैं, एक डिस्पर्स फेज की और एक डिस्पर्जन मीडियम की। तो ये पूछता है अगर मुझे सॉलिड फोम टाइप बनाना है तो मैं इनमें से कौन सा डिस्पर्स फेज लूं और कौन सा डिस्पर्जन मीडियम लूं। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर आप गैस इन लिक्विड लेते हो, गैस इन लिक्विड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एरोसोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर आप सॉलिड इन गैस लेते हो तब आप कह सकते हो यस ये आपका सॉलिड फोम बनाएगा। अगर आप लिक्विड इन सॉलिड लेते हो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका सोल बनाएगा या फिर जेल टाइप सिस्टम बनाएगा। अगर आप लिक्विड इन गैस लेते हो तो ये आपका फोम बनाएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है सॉलिड फोम आपका ऑप्शन बी सॉलिड एंड गैस से बनता है। ये लिक्विड एंड गैस से तो नॉर्मल फॉर्म बनती है, सॉलिड एंड गैस विल बी योर सॉलिड फॉर्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से यहां से दीजिए, सॉलिड फॉर्म आप देख लीजिए, सॉलिड एज अ डिस्पर्जन मीडियम एंड गैस एज योर डिस्पर्स फेज जब आप लेते हैं ये बन गया आपका सॉलिड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि प्यूमिस, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, below the CMC, below your critical micelle concentration of an amphiphile undergoing absorption, adsorption at air-water interface dash as the total concentration is raised। बोलता है कि भाई below the CMC of your surfactant which is going undergoing adsorption कहाँ पे, at your air-water interface। अगर इस एयर वाटर इंटरफेस पे आपके ये सर्फेक्टेंट प्रेजेंट हैं, क्वेश्चन कहता है बिलो द सीएमसी द कंसंट्रेशन ऑफ द अंडरगोइंग एड्सॉर्प्शन एट द एयर वाटर इंटरफेस क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी एज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट इज रेज्ड। ध्यान रखिएगा जब भी आपके सर्फेक्टेंट्स की बात हो रही होती है एट एयर वाटर इंटरफेस तो वो क्या करते हैं, वो आपका सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा आपका कंसंट्रेशन अंडरगोइंग द एड्सॉर्प्शन will increase as the total concentration will be raised। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, किस लिए, क्योंकि आपका सरफेस टेंशन तो अल्टीमेटली इन्होंने रिड्यूस करना है, तभी अंदर जाके उसके अंदर क्या होगी, अबव योर सीएमसी आपकी माइसेली फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when the concentration of the amphiphile exceeds the critical micelle concentration, तो क्या होगा। मैंने अभी आपसे बात करी कि जब हमारी क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन से एक्सीड हो जाएगा तो वो बल्क में मूव कर रहा है, सर्फेक्टेंट से आपका माइसेली फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स फेज आर सॉल्वेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म कोलॉइडल सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके कोलॉइडल एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके माइसेली फॉर्म हो रहे हैं अबव अ कंसंट्रेशन कॉल्ड एज क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी पर बेस्ड था आपका एसोसिएशन कोलॉइड्स की, जिसमें कि आप देखते हैं कि कोलॉइडल एग्रीगेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एम्फीफाइल एक्सीड्स द क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन, राइट। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बट अगर इस क्वेश्चन में आप एक ऑप्शन देखिए, विस्कोसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ द एम्फीफाइल इंक्रीजेस एज माइसेली इंक्रीज इन नंबर। तो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते तो हम कह सकते थे कि हमारा ऑप्शन सी भी काफी हद तक करेक्ट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है मैच द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है जिनको रिएक्शंस का थोड़ा आइडिया नहीं है। किस टाइप की रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, ऑप्शन ए रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, ये तो हमें पता ही है।
बट इनके साथ कैसे मैच करें, राइट? ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। डायरेक्टली अगर आप याद कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम है, प्लैटिनम आपका गिवन है, प्लैटिनम की आपकी रिडक्शन कर दी जाती है। प्लैटिनम की जो सोल होती हैं, प्लैटिनम सोल्स आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग दी प्लैटिनम सॉल्ट्स। कौन से प्लैटिनम सॉल्ट्स? आपने सुना होगा क्लोरोप्लैटिनिक एसिड्स होते हैं, उनकी रिडक्शन से आपके क्या करते हैं, प्लैटिनम सोल्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। सिमिलरली जो आपका फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, जनरली क्या होता है, फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करके आपका फेरिक ऑक्साइड सोल्स बनाई जाती हैं। तो अगर आपको ये दो भी याद थे, आपका पी का सेकंड है जो कि मोस्टली है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। आर का आपका फर्स्ट, सॉरी क्यू, आर का आपका जी बिल्कुल फर्स्ट है, तो ऑप्शन ए आपका डायरेक्टली करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ अगर आपको दो भी ध्यान थी तो भी इसमें काफी हद तक आप कवर कर सकते थे। एक बार देख लेते हैं, ये जो रिएक्शंस हैं आपकी, ये केमिकल रिएक्शंस किस लिए करी जाती है? टू प्रिपेयर योर लायोफोबिक सोल्स। मैंने आपसे बताया भी, प्लैटिनम है फॉर एग्जांपल, उसके लिए आपका क्लोरोप्लैटिनिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ऑक्सीडेशन सल्फर की, हाइड्रोलिसिस फेरिक ऑक्साइड किसकी करी जाती है? फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है। एंड डबल डिकम्पोजिशन में आपका आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आई थिंक आपकी कोई गलती नहीं रही होगी। द प्रेसिपिटेटिंग पावर इंक्रीजेस रैपिडली with the valence or the charge of ions and a statement of this fact is known as। आपको ध्यान होगा, जैसे जैसे आपकी वैलेंसी या चार्ज बढ़ता है, चाहे वो कैटायन का हो, जैसे कि ये देखो आप देख सकते हैं इसमें चार्ज बढ़ रहा है, चाहे इसमें कैटायनिक हो या एनायनिक चार्ज हो, तो उसको जब हम प्रेसिपिटेटिंग पावर से रिलेट करते हैं, जितना जितना आपका चार्ज बढ़ता जाता है उतनी उतनी प्रेसिपिटेटिंग पावर भी बढ़ती जाती है। तो ये रूल क्या था? नन अदर देन योर शेड्यूल हार्डी रूल। ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आई होप काफी बार हम आप ये कवर कर चुके हैं। बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, वैलेंसी या चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट, चाहे कैटायन की हो चाहे वो आपकी एनायन की हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हार्डी शेड्यूल क्या ऑब्जर्व करता है कि जो वैलेंसी ऑफ द फ्लोक्युलेटिंग आयन और कोएगुलेटिंग आयन इज ग्रेट, द ग्रेटर इज द पावर टू कोएगुलेट। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी वैलेंसी होगी या चार्ज होगा, उतनी ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोलॉइडल मर्करी हैज बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन ए कैंसर, पैरालिसिस, साइफिलिस या पैरालिसिस। अब इसमें वैसे कुछ कंफ्यूजन वाला था नहीं, कैंसर का ट्रीटमेंट में हम हेवी मेटल्स यूज करें उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट? पैरालिसिस के अंदर भी आई डोंट थिंक सो कोई आपने इसमें देखा होगा कि कभी इन्होंने कोई मूवमेंट को या लोकोमोशन को या मसल रिलैक्सेंट का काम किया हो, आई डोंट थिंक सो। कंफ्यूजन जब यहां रह जाती है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो कोलॉइडल मर्करी होती है बच्चों, वो साइफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हालांकि अब हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बट पुरानी टाइम पे 20th सेंचुरी में हम लोग साइफिलिस के लिए कोलॉइडल मर्करी का यूज करते थे। बट ऑब्वियसली अब ये क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि आपकी हेवी मेटल की क्या हो सकती है? पॉइजनिंग केसेस हो सकते हैं, राइट? तो अब इसलिए ये यूज आपका नहीं किया जाता है, राइट? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 21 कहता है द कोलॉइडल डिस्पर्शन इज फिल्टर्ड थ्रू अल्ट्रा फिल्टर टू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑप्शन बी कहता है कोलॉइडल पार्टिकल्स आर रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर टू फॉर्म द हार्ड केक। बताओ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कहता है ऑप्शन पी, ध्यान से पढ़िए, ये कहीं आपने जरूर पढ़ी होगी। क्वेश्चन के हिसाब से आपका कोलॉइडल डिस्पर्शन बिल्कुल फिल्टर करी जाती है टू रिमूव द इलेक्ट्रोलाइट्स। स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही यूज की जाती है। बट जो फिल्टर पेपर पे आपके पार्टिकल्स रिटेन होते हैं
वो हार्ड केक नहीं बनाते हैं, जबकि एक स्लाइमी फॉर्म में आपके रह जाते हैं, राइट। तो आपका स्टेटमेंट तो ठीक है, बट क्यू स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है, राइट। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, पी इज करेक्ट वाइल योर क्यू ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिए आपका यस, कोलॉइडल डिस्पर्जन इज फिल्टर्ड थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर। अभी आपको बताया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिल्कुल की जाती है, कोलॉइडल्स को रिमूव कर दिया जाता है, बट हार्ड केक फॉर्मेशन आपकी नहीं होती है, राइट। सो हार्ड केक फॉर्मेशन आपकी नहीं होती, जबकि एक स्लाइमी सा जो प्रोडक्ट है वो आपका रिटेन कर जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर, which is collected and dispersed in a pure dispersion medium to get a sol। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गोल्ड नंबर का। गोल्ड नंबर किससे रिलेट करता है, गोल्ड नंबर रिलेट करता है आपका कोएगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल। इसकी डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा है, इसके अंदर कहीं आपको जाने की जरूरत थी नहीं। वैसे इसमें ऑप्शन ए ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल स्ट्रेट अवे पूछे जाते हैं, जो कि आई थिंक क्वेश्चन से भी आप गेस कर सकते हो। गोल्ड नंबर, गोल्ड की बात नहीं करेगा, गोल्ड सोल की तो किसकी करेगा, बट इसकी डेफिनेशन जरूर देखना बच्चों, डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन केस अगर आप डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गोल्ड नंबर किस लिए हम देखते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ द कोलॉइड्स के लिए देखते हैं, विच इज द मिनिमम वेट इन मिलीग्राम्स ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड which is required to prevent the color change from red to violet। इसके ऊपर भी बच्चों क्वेश्चन आए हैं, red to violet in 10 ml of gold sol addition or upon addition of 1 ml of 10% solution of the sodium chloride। हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे टेढ़ा मेढ़ा आता है, लेकिन आप इस पे कलर चेंज बिल्कुल ध्यान रखिए। गोल्ड सोल है आपकी, ठीक है। अब गोल्ड सोल आपकी हाइड्रोफोबिक कोलॉइड है जिसका अपना रेड कलर है, तो इसका कलर चेंज प्रिवेंट करते हैं कहां से, फ्रॉम रेड टू वॉयलेट, ठीक है। तो जब हम इसमें प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स को ऐड करते हैं तो क्या कर रहे हैं, ये इस बेसिकली इस कलर चेंज को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आपका गोल्ड नंबर होगा उतना प्रोटेक्टिव एक्शन आपका कम होगा। आपने वैल्यूज देखी होंगी, जेलेटिन की 0.005, ट्राइगन की 2 या 3 है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे गोल्ड नंबर एंड देयर प्रोटेक्टिव एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट विच पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट इज सफिशिएंट टू फॉर्म दी माइसेलिस। इस क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर वर्ड लिखा होता ना फिर तो मजा आ जाता इन क्वेश्चंस को पढ़ने का। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि यार कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, तो हमने तो भाई सीएमसी ही पढ़ी हुई है, और कौन सी कंसंट्रेशन है, राइट। तो अगर इस पे स्पेसिफाइड टेम्परेचर भी लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्लाउड पॉइंट है, नाम से पता लग रहा है कि क्लाउडी अपीयरेंस, आपका जो सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन है वो टर्बिड होना शुरू हो जाता है, राइट। तो टर्बिडिटी पॉइंट भी कुछ ऐसा है। क्रिटिकल पॉइंट का तो यहाँ कोई काम नहीं है, बच गया आपका क्राफ्ट पॉइंट। क्राफ्ट पॉइंट होता क्या है, टेम्परेचर एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज सफिशिएंट टू फॉर्म द माइसेलिस। वो जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, नन अदर देन योर क्रिटिकल माइसेली कंसंट्रेशन, उसका टेम्परेचर जहां पे माइसेली फॉर्मेशन होगी उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। यहां पर टेम्परेचर वर्ड भी थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। कंसंट्रेशन पूछते तो सीधा हम सीएमसी मार्क कर सकते थे। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सो क्राफ्ट पॉइंट आपने देख लिया, इट इज डिफाइंड। देखो आपसे मैंने कहा ये टेम्परेचर टर्म्स में, कंसंट्रेशन टर्म्स में नहीं बोलना चाहिए था। It is defined as the temperature at which solubility of the surfactant is equal to your critical micelle concentration sufficient to form your micells। चलिए next question। Question कहता है suspension that contains dispersed particles in concentration of higher percentage, the particle exhibit free settling, hindered settling, टर्बिड सेटलिंग या नो सेटलिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल जो है क्या वो फ्रीली सेटल हो रहे हैं, क्या उनको कुछ मुश्किल हो रही है सेटल होने में। मुश्किल क्यों हो सकती है सेटल होने में, जब वो क्राउडेड प्लेस में हो, उनके आसपास पार्टिकल्स बहुत सारे हो, उनके बीच में इंटरेक्शंस हो रही हो, जिसकी वजह से जो उनकी सेटलिंग है वो स्लो हो जाए। तो क्वेश्चन में भी क्या पूछता है आपका, suspensions that contain dispersed particles in concentrations of high percentage,
ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिस वजह से आपका सेटलिंग जो है वो मुश्किल होगी। फ्री सेटलिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, जो कि आपकी फ्री सेटलिंग तब होती है जब कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आपकी कम हो। तो सीधा का सीधा बच्चों आपकी हिंडर्ड सेटलिंग करेक्ट आंसर है। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ समझ में आया होगा। फ्री सेटलिंग आप यहां भी देख सकते हैं। अब पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट है, बहुत फ्री हैं, दे कैन सेटल डाउन ऑन देयर ओन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब दे हैव नो सच इंटरेक्शंस, बट जब यहाँ क्राउडिंग हो जाती है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो इनकी जो सेटलिंग होती है ड्यू टू द इंटरेक्शंस विद द अदर पार्टिकल, वो आपकी क्या होती है, फ्रीली नहीं हो पाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेंडेड इन फ्लोरोकार्बन्स एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ इनहेलर। किसी चीज को आप इनहेलर की प्रेजेंस से क्यों ही एडमिनिस्टर करोगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका पेंटासोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, ऑप्शन बी है आपका क्या, आइनोसिटोल फॉस्फेट, ऑप्शन सी है आपका पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ऑप्शन डी है डेक्सामेथोन फॉस्फेट। अरे बच्चों, जब भी हम कभी इनहेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आपका कोई रेस्पिरेटरी इशू है जो हमें रिजॉल्व करना है, कोई आपको सीओपीडी है, राइट, कोई एस्थमेटिक इश्यूज है, तो उसके लिए हम इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ से आ गई? ये कंपाउंड तो हम बायोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, तो इसमें कुछ था ही नहीं। डेक्सामेथोन आपका फॉस्फेट जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं इनहेलर के लिए। ठीक है जी, बाकी सारे आपके बायोकेमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपकी किसी रेस्पिरेटरी इश्यू से कि हम उन्हें इनहेलर के अंदर ऐड करें। ठीक है, कुछ सोचने वाला नहीं था, कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं था, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, चलिए एंटीबायोटिक्स को ही जनरली हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वार्ट्ज सस्पेंशन द इनसोल्यूबल सॉलिड्स में हैव अ साइज रेंज ऑफ। बच्चों ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको मैंने क्लासेस में आपने दिखा होगा, सस्पेंशन, इमल्शन, क्वार्ट्ज, आपकी माइक्रो इमल्शन, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसमें आपने सिर्फ साइज रेंज बतानी थी, जो कि आपकी 1000 से 10 से 1000 माइक्रोमीटर्स रहेगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट था, राइट। तो आप देख सकते हैं इन अ क्वार्ट्ज सस्पेंशन द इनसोल्यूबल सॉलिड्स में हैव अ साइज रेंज ऑफ 10 to 1000 माइक्रोमीटर। इसमें तो कुछ ऐसा सोचने वाला नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स, क्वेश्चन पढ़िए, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स आर यूज्ड इन डिस्पर्जन सिस्टम बिकॉज दे इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, they increase the viscosity of the medium, they decrease the viscosity of the medium और they decrease the density of the medium। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स होते हैं वो किस लिए यूज हो रहे हैं। ये सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होंगे आपके जो कि आपके सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, राइट। अब थिकनिंग एजेंट का काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे। कुछ सिंपल, इसमें कुछ था नहीं, राइट। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। साथ ही साथ आपको पता लगनी चाहिए थिकनिंग एजेंट्स या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स या फिर आपके स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स आपकी विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम को बढ़ाते हैं। इनके एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा एक बार। मिथाइल सेल्यूलोज हो गया, सोडियम सीएमसी हो गया आपका, राइट, अकेशिया, जेलेटिन, ट्रैगगंथ, ये सारे सब्सटेंस जो आपने सूडोप्लास्टिक्स के अंदर पढ़े थे, ये आपके क्या करते हैं, विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी, पूछता है बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द विस्कोसिटी। वन बाय वन रीड करते हैं। ऑप्शन पी क्या कहता है, ऑप्शन पी कहता है हाई विस्कोसिटी एनहेंसेस द फिजिकल स्टेबिलिटी बिकॉज द सेडिमेंटेशन इज रिटार्डेड। आपको स्टोक्स लॉ इक्वेशन याद है, सेडिमेंटेशन की जो रेट था वो आपका विस्कोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। स्टोक्स लॉ इक्वेशन में आपने देखा होगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही फॉल करती है, सेडिमेंटेशन बिल्कुल घट जाती है विस्कोसिटी अगर आपकी बढ़ जाए। ऑप्शन बी कहता है हाई विस्कोसिटी इनहिबिट्स द क्रिस्टल ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिमिनिश्ड। तीसरा कहता है हाई विस्कोसिटी प्रिवेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल क्रिस्टल टू स्टेबल क्रिस्टल। ऑप्शन डी कहता है हाई विस्कोसिटी रिटार्ड्स द एड्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द सस्पेंशन।
राइट। तो आपने क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट थी, बट आपने क्या बताना था क्वेश्चन में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन क्यू भी, आर बी एंड सी भी, नन ऑफ द अबव आपका आंसर था। एक बार देख लेते हैं, जब भी आपका हायर विस्कोसिटी टुवर्ड्स क्या एडवांटेज होंगे, ये आपकी फिजिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि सेडिमेंटेशन रिटार्ड होगी। अभी आपसे मैंने कहा स्टोक्स लॉ इक्वेशन में आपने देखा होगा विस्कोसिटी और सेडिमेंटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। बिल्कुल आपकी क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिट होगी क्योंकि आपकी विस्कोसिटी बढ़ चुकी है, राइट। तो क्रिस्टल ग्रोथ पॉसिबल ही कैसे हो पाएगी। Otherwise, generally they inhibit the conversion of metastable to your, prevent the transformation from the metastable to your stable system। तो ये सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर है। द डिग्री ऑफ द फ्लॉक्यूलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इज 3। तो डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन की वैल्यू आपको 3 गिवन है एंड द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज 1.5। कैलकुलेट द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड एजेंट जो भी आपका होगा। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन आपकी सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ किसकी होगी, आपकी फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम की होगी अपॉन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम होगी। तो आपको सीधा सीधा वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल्स टू आपका फ्लॉक्यूलेटिंग सस्पेंशन विद सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ 1.5 गिवन है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड आपको निकालनी है। सीधा का सीधा आंसर आपका 0.5 हो गया, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन पे सीधा सीधा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को रिलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम। 3 इज अपॉन में 1.5 अपॉन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ दी डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम, सीधा आपने डिवाइड किया, आंसर आ गया आपका 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाउडर्स आर नॉट इजीली वेटेड बाय वाटर देन इट शोज। राजे, ऑप्शन ए स्मॉल कॉन्टैक्ट एंगल, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट एंगल इज 90, ऑप्शन सी लार्ज कॉन्टैक्ट एंगल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपको याद होगा जब कॉन्टैक्ट एंगल आपने पढ़ा है तो वेटेबिलिटी की बात जब होती है तो कॉन्टैक्ट एंगल और वेटेबिलिटी जो है काफी हद तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जब आपका कॉन्टैक्ट एंगल लगभग 0 होगा तो वेटिंग प्रॉपर होगी, कंप्लीट वेटिंग होगी, और जब बढ़ जाएगा 90 तक होगा तो पार्शियल वेटिंग, 180 तक हो जाएगा तो वो इनकम्प्लीट आपका नॉन वेटेबल कंडीशंस आ जाएंगी। तो नॉट वेटेड कब होगा, जब आपका लार्जर कॉन्टैक्ट एंगल होगा। 90 तक पार्शियल होती है, स्मॉल में तो वेटिंग हो ही जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कॉन्टैक्ट एंगल और वेटेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए क्वेश्चन, व्हेन द पार्टिकल्स आर इन सेकेंडरी मिनिमम व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट इन द फॉर्मुलेशन। ऑप्शन ए प्रिवेंट्स कोएगुलेशन, ऑप्शन बी फ्लॉक्यूलेशन, ऑप्शन सी इरिवर्सिबल कोएगुलेशन, ऑप्शन डी रिवर्सिबल कोएगुलेशन। बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए, आपने डीएलवीओ थ्योरी में ऐसा पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ा होगा जिसमें आपने क्या देखा, डीएलवीओ थ्योरी में आपका पार्टिकल पार्टिकल इंटरैक्शन के ऊपर ये आपका टॉपिक रहता है, जिसमें आप प्राइमरी मिनिमम, सेकेंडरी प्राइमरी मिनिमम, प्राइमरी मैक्सिमम एंड योर सेकेंडरी मिनिमम की बात करते हो, राइट। प्राइमरी मिनिमम, प्राइमरी मैक्सिमम एंड सेकेंडरी मिनिमम की बात करते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे सेकेंडरी मिनिमम का पूछा हुआ है कि वहां पर क्या होगा, राइट। तो राजे जब प्राइमरी मिनिमम होता है ये रीजन ऑफ हाई अट्रैक्शन होता है, यहां पर आपकी कोएगुलेशन हो जाती है, यहां पर जनरली हमारी कोएगुलेशन हो जाती है। जबकि जो सेकेंडरी मिनिमम है ये भी आपका अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहां पर क्या हो जाती है आपकी
फ्लॉक्यूलेशन हो जाती है। अट्रैक्शन है, वीक फोर्सेस है, राइट। अगर प्राइमरी मैक्सिमम पूछता तो यहाँ पर आपके रिपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं। डायरेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो डीएलवीओ थ्योरी के अंदर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपने देखी होगी, जिसमें आप अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस की बात करते हैं। प्राइमरी मिनिमम के क्या होगा, प्राइमरी मिनिमम पे आपका पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके कोएगुलेट कर जाते हैं। क्यों कोएगुलेट करते हैं? बिकॉज इट इज अ रीजन ऑफ हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। सेकेंडरी प्राइमरी मैक्सिमम पे आपके रिपल्सिव फोर्सेस होंगे और सेकेंडरी मिनिमम पे आपका क्या होगा, सेकेंडरी मिनिमम पे फ्लॉक्यूलेशन होगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे बट उतने ज्यादा नहीं होंगे, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्राइमरी मिनिमम रीजन पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आ जाइए, ये रिपल्शन का रीजन शुरू हो गया, देन आपका सेकेंडरी मिनिमम का प्लॉट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल बैरियर बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी आपने देखा है कहीं पर भी मैंने आपसे बात करी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट की जहां बात हो रही है, क्या इसमें हाइड्रोलाइट्स का कोई काम आता है? कहीं पर आते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बनता है इसका, राइट। तो ये गलत होते हैं, जिसकी वजह से आपका ये भी गलत हो गया। जीटा पोटेंशियल तो एक प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि आपका कौन सा फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट है, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन किया जाता है बच्चों। सीधा का सीधा आंसर था आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन किया जाता है, राइट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एज फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिक बैरियर क्रिएट करता है बिटवीन दी पार्टिकल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एडसॉर्ब्ड सेगमेंट्स ऑफ द पॉलीमर इनहिबिट क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ एसिटामिनोफेन, राइट। क्वेश्चन पढ़िए, रीजन पढ़िए। यस, दूसरा रीजन कहता है पॉलीमर फॉर्म्स अ बैरियर दैट impedes the approach of the drug molecule from the solution to the crystal surface। पहली बात तो बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जो पॉलीमर होते हैं बिल्कुल वो क्रिस्टल ग्रोथ को इनिबिट कर सकते हैं। कैसे इनिबिट करते हैं? वो भी एक्चुअली में एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या हो, आपस में क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो इनिबिट हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली में आपकी बिल्कुल करेक्ट बैठती हैं। पॉलीमर्स बिल्कुल क्रिस्टल ग्रोथ को इनिबिशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था आपका, लेकिन आपका ऑप्शन आर जो है ये आपका करेक्ट रीजन भी था, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी था, सॉरी आपका, ठीक है। चलिए, तो एडसॉर्ब्ड सेगमेंट्स ऑफ द पॉलीमर इनहिबिट द क्रिस्टल ग्रोथ, एसिटामिनोफेन किसी की भी हो आपकी, बिकॉज दे फॉर्म अ बैरियर की तरह का एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि फर्दर क्रिस्टल ग्रोथ आपकी ना हो सके, ठीक है। कौन सा पॉलीमर देख सकते हैं? पॉलीमर आपकी जनरली हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर पीवीपी हो गया, राइट, पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमिंग शुड बी कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम द ब्रेकिंग। क्रीमिंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हाइल ब्रेकिंग इज अ रिवर्सिबल। जिन बच्चों ने फिजिकल स्टेबिलिटी पढ़ी होगी उसमें एक ही पॉइंट तो पढ़ने का ढंग से था, क्या कि क्रीमिंग आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बिल्कुल क्रीमिंग और ब्रेकिंग अलग अलग है, बट ये कोई रीजन नहीं है कि क्रीमिंग आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आपका जो क्या बोलते हैं ब्रेकिंग है वो आपका रिवर्सिबल है। बिल्कुल नहीं, इमल्शन ब्रेक आपका इरिवर्सिबल होगा, राइट। तो रीजन आर जो है आपका वो बिल्कुल फॉल्स है, बट फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। चलिए, सो क्रीमिंग शुड बी कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम ब्रेकिंग, बिकॉज क्रीमिंग आपकी बिल्कुल रिवर्सिबल है, जब आपकी ब्रेकिंग जो है वो इरिवर्सिबल है, राइट। चलिए, क्रीमिंग में जो फ्लॉक्यूल्स बनते हैं उनको हम रीडिस्पर्स कर सकते हैं, बट वंस आपकी इमल्शन ब्रेक हो गई है आप उसको दोबारा मिक्स बेसिकली बाय सिंपली आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ द एक्सटर्नल फेज कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग। अब देखो, आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या हम ऐड करें कि आपकी विस्कोसिटी आपकी बढ़ जाए। आपको याद होगा आज की क्लास में मैंने आपसे बात करी थी कि जब हम विस्कोसिटी ऐड करते हैं तो हम सॉल्यूशंस ऑफ गम्स, म्यूसिलेज वगैरह को, सीएमसी, सोडियम एल्जिनेट, आज ही आपने एग्जांपल पढ़े हैं।
अगर आप इनको इमल्शन से रिलेट करना चाहते हैं ना, आप ये कर सकते हैं कि हमें विस्कोसिटी बढ़ानी ही क्यों है। आपको पता होगा जो रेट ऑफ क्रीमिंग है, जैसे आपने स्टोक्स लॉ में पढ़ा हुआ था, राइट, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, वैसे ही मान के चलिए रेट ऑफ क्रीमिंग भी तो आपका विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी विस्कोसिटी बढ़ेगी रेट ऑफ क्रीमिंग आपका घटेगा। तो ये जो आपके एजेंट्स हैं, आपके सोडियम एल्जिनेट, सोडियम सीएमसी, मिथाइल सेलुलोज, ये सारे आपके बिल्कुल यूज होते हैं। पी और क्यू दोनों ही आपके विस्कोसिटी बढ़ाने में काम आते हैं। देखिए मैंने आपको वही एग्जांपल्स बोले थे, राइट। तो ये आपके थिकनिंग एजेंट्स हैं जो कि विस्कोसिटी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट्स देमसेल्फ कैन नॉट फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन। अच्छा जी, बाय बट एक्ट्स एज अ थिकनिंग एजेंट एंड हेल्प टू स्टेबलाइज द इमल्शन। बताओ जी इनमें से कौन से होंगे? सरफेस एक्टिव एजेंट्स होंगे क्या? सरफेक्टेंट्स का भी थिकनिंग एजेंट्स की तरह आपके यूज हो रहे हैं इसके अंदर, राइट। क्या ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट है? क्या वेटिंग एजेंट्स यूज होंगे? क्या ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स होंगे? तो बच्चों ऐसे एजेंट्स जो खुद आपका इमल्शन नहीं बना सकते बट क्या कर सकते हैं, थिकनिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं ताकि एक स्टेबल इमल्शन क्रिएट हो जाए, इसको हम ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। आपने आपने जब बिल्कुल इमल्शंस की फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ा था, वहां आपने जरूर पढ़ा होगा ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट इस वजह से आपका ज्यादा बेटर क्राइटेरिया, हम उसको थिकनिंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट्स कह सकते हैं, जो कि आपकी इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। एग्जांपल ग्लिसराइल मोनोस्टिरेट हो गया, सीएमसी हो गया, मिथाइल सेलुलोज, ये तो हर जगह आएंगे विस्कोसिटी मॉडिफायर्स, एंड योर स्टीरिक एसिड। इनको इसीलिए हम सेकेंडरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि खुद से एक स्टेबल इमल्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the emulsion is of water in oil type, the particles of dye will do what? Will the particles of dye will dissolve and uniformly distribute throughout the water? ये ध्यान रखिए, ये water in oil type emulsion है। क्वेश्चन पढ़िए, water in oil type emulsion में क्या it will dissolve and uniformly diffuse through the water? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। या फिर इट विल लाई इन द क्लम्प्स ऑन द सरफेस। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन सी कहता है विल डिपेंड फॉर इट्स एक्शन टू अचीव अ स्टेबल प्रोडक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आपने देखा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, डाई पार्टिकल जो होंगे दे विल ट्राई टू रिमेन नियर दी योर इंटरफेस or they will try to get absorbed over the water droplets because of their immiscible nature now, right? तो किसी भी तरीके से ऑप्शन ए और डी तो कैंसिल हो गए। will depend for its action to achieve a stable product, बिल्कुल नहीं, स्टेबल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको डाई पार्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। डाई पार्टिकल सिर्फ आपका टाइप ऑफ इमल्शन को इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन बच गया बिल्कुल ठीक, विल लाई इन दी क्लम्प्स ऑन दी सरफेस, क्योंकि इमिसिबिलिटी के कारण भी। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, so if emulsion is of water in oil type, the particles of dye will lie in the clumps on the surface, right? तो आपका ऑप्शन करेक्ट था, आई थिंक बी था, राइट? हाँ जी, बी ऑप्शन वाज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। बच्चों HLB स्केल का क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सीधा वैल्यूज बतानी थी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ट्राई इथेनोलामीन एंड एसिटाइल एंड इथाइल मॉर्फोलिनियम इथोसल्फेट सॉर्बिटन मोनोओलिएट पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटन मोनोओलिएट। स्पैन्स और ट्विन्स जैसे नाम आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, राइट? सो क्वेश्चन में आपका ट्राई इथेनोलामीन, राइट, ये इसकी HLB वैल्यू कितनी है? एन एसिटाइल डायरेक्ट आपको सिर्फ साथ में मार्क करनी थी, राइट? तो सॉर्बिटल मोनोओलिएट, ये कुछ स्पैन नहीं लग रहे आपको और ये कुछ आपको ट्वीन्स नहीं लग रहे। तो अगर आपको जरा सा भी थोड़ा बहुत इनके HLB वैल्यूज का आइडिया था तो आपको पता होगा कि HLB वैल्यू स्पैन इज नियर अबाउट 4.3 और HLB वैल्यू ऑफ जो आपकी ट्वीन्स होती हैं दे आर, क्योंकि ये आपके सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स की तरफ आते हैं, ज्यादा वैल्यू होती है तो लगभग 15 होती है। तो फोर्थ का आंसर था आपका
पी। फोर्थ का आंसर पी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट था। इवन इफ आपको ये दो वैल्यूज ध्यान नहीं थी, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में आपको याद होगा एक हाइड्रोफिलिक है, एक हाइड्रोफोबिक है, और जब हम एचएलवी की रेंज पढ़ते हैं शुरू से में आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं, बढ़ते बढ़ते आपके वो हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए एचएलवी वैल्यूज के ऊपर बिल्कुल ही डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था। बाकी आपकी आपकी विश है, आप इनको याद भी कर सकते हैं, बट ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्लियर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द केटाइनिक सरफेक्टेंट। आपको याद होगा केटाइनिक सरफेक्टेंट में एक कॉमन चीज होती है, केटाइनिक सरफेक्टेंट्स के अंदर सबके अंदर ईएम आता है। केटाइनिक सरफेक्टेंट के अंदर सबके अंदर ईएम, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, राइट, सिट्रीमाइड जिसको हम बोलते हैं। तो ईएम इसमें आपको और किसमें दिखाई दे रहा है, मैं तो सिंपली आपको बता सकती हूँ ऑप्शन बी केटाइनिक सरफेक्टेंट आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिए, ये एक ऑल्दो सरफेक्टेंट याद करने मुश्किल नहीं है, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, केटाइनिक में ईएम आता है, राइट। आपका जो नॉन आयनिक है उसमें स्पैन्स इन ट्वीन एलपीएसओ वाली ट्रिक आपको करवा रखी है, राइट। आपके एम्फोलिटिक है जिसमें सिंपल एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताया था लेसिथिन को, तो जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए मिसलेनियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑप्शन बी फेज इन्वर्जन, ऑप्शन आर है फिशर थ्योरी ऑफ हाइड्रेट सॉल्वेट, या फिर विस्कोसिटी थ्योरी। अब इनमें भी एक छोटा सा एडिशन है फ्रॉम माय साइड। आपको पता होगा जब हम थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एक मैकेनिकल थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका इमल्शन फॉर्म हो जाती है बाय ट्रीटिंग बाय बेसिकली यूजिंग द मैकेनिकल मेथड्स, जिसमें आपका स्टरिंग भी आ सकता है, राइट। दूसरा आप उसमें फेज इन्वर्जन की भी आपकी है, सरफेस टेंशन की बात भी करते हो, इंटरफेशियल टेंशन की बात भी करते हो, आप डबल लेयर फिनोमिना की बात करते हो, एज वेल एज आप विस्कोसिटी थ्योरी की भी बात करते हो। यहाँ ऑप्शन थोड़े से और रिवाइज हो सकते थे, राइट। तो हमारा कहीं पर भी हाइड्रेट सॉल्वेट, क्या हम यहाँ पे कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे कोई ऐसी कोई इमल्शन बनाने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आर ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट था, आपको इसमें एक्सेप्शन ही बतानी थी, राइट। तो थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते तो एस भी आपका बिल्कुल पार्ट होता है थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन का, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आर एन एस आपका करेक्ट आंसर था। हालांकि विस्कोसिटी थ्योरी भी आपकी आती है थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ एन इमल्शन बाय मोर देन 60%। बच्चों ये क्वेश्चन आपको आई थिंक कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपने सिंपली इसमें देख रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पर्स फेज आपका बढ़ा दिया गया है बाय मोर देन 60%। तो इस केस में क्या होगा, डिस्पर्स फेज आपका इतना बढ़ा दिया गया है, राइट। तो इट विल लीड टू नन अदर देन योर फेज सेपरेशन, फेज इन्वर्जन, सॉरी फेज इन्वर्जन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आपकी जनरली हम क्या करते हैं, फेज इन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चेंज इन सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, चेंज इन दी फेज रेशियो पर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर आपका फेज इन्वर्जन आपका, क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज जो होते हैं वो अपने प्लेसेस को एक तरीके से हम कहते हैं स्विच कर लेते हैं, राइट। इमल्सिफायर की ट्रांजिशनिंग हो जाती है, तो उनके कारण हम देख चुके हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस आपका है ये आपका फेज इमल्शन फेज इन्वर्जन रहेगा, राइट, जिसमें आप देख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच एन इमल्शन चेंजेस फ्रॉम वन टाइप टू अदर। बहुत सिंपल है, ऑयल इन वाटर आपकी वाटर इन ऑयल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द रिहोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अभी मैंने आपसे बात करी है कि जब हम इमल्शंस की अच्छा हम बात करते हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, अभी आपने देखा अगर आप एक फेज की ज्यादा मात्रा कर देते हैं तो वो फेज इन्वर्जन होने लग जाएगा, कंसंट्रेशन टेम्परेचर कुछ भी चेंज होता है तो बिल्कुल फेज वॉल्यूम रेशियो चेंज होगा। अब आप क्योंकि ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है, इनके बीच में आपस में विस्कोसिटी का डिफरेंस भी है। ऑयल इन वाटर के अगर आप फेज चेंज हो रहा है तो क्या विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ऑप्शन ए एंड बी सी बिल्कुल करेक्ट है। बात आती है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की।
हालांकि हमारे बाइफेजिक सिस्टम्स हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहे। तो पार्टिकल साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर टू दी क्वेश्चन रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये फैक्टर सारे वॉल्यूम रेशियो, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, विस्कोसिटी, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इमल्शंस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इन द माइक्रो इमल्शंस द वॉल्यूम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज वैरी कहां से कहां करती है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपने आई थिंक मॉड्यूल्स में भी देखा होगा इसका। राइट, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है 0.2 to 0.8। राइट, यहां पर भी आप देख सकते हैं जो हमारे माइक्रो इमल्शंस होती हैं, माइक्रो इमल्शंस कंटेन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल इन वाटर फेज और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है, विद डायमीटर, इसको भी नोट कर लीजिएगा, डायमीटर आपका 10 से 200 नैनोमीटर के बीच में, while the volume fraction of the phase varies from 0.2 to 0.8। बिल्कुल डायरेक्ट था, आपने आई थिंक मॉड्यूल्स में देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक फ्लो कर्व इंटरसेक्ट द shearing stress axis at a particular point रेफर टू एज। अच्छा बच्चों, आज हमने इतनी बार प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डायलेटिंग सिस्टम्स पढ़े। मैंने आपसे शुरू में आते ही बोला कि प्लास्टिक सिस्टम्स, जो कि बिंगम बॉडीज भी बोलते हैं, उनको फ्लो करने से पहले कुछ इनिशियल यील्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। आपने उसका जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो भी देखा होगा कि कुछ इनिशियल यील्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। सो प्लास्टिक फ्लो कर्व इंटरसेक्ट द shearing stress axis at a particular point which is known as your yield value। आपने आज ही ये कवर किया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ ग्राफ एक बार आप देख लीजिए, रेट ऑफ shearing stress, आपका यील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड होती है सो दैट दे कैन बिगिन टू फ्लो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंगम बॉडीज एग्जिबिट अ यील्ड वैल्यू। फिर से आ गए क्वेश्चन, अभी हमने बात करी थी बिंगम बॉडीज की। जब हम बात करते हैं तो हम किन सिस्टम्स की बात करते हैं बच्चों? प्लास्टिक सिस्टम्स विच रिक्वायर अ यील्ड वैल्यू। डायलेटेड फ्लो की बात नहीं करते हैं, वहां पर हमारे यील्ड वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। डिक्रीजिंग द shear रेट, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन थिक्सोट्रॉपी, ये कहां से आ गए? हम लोग तो टाइम डिपेंडेंट नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो सब्सटेंसेस जिनका प्लास्टिक फ्लो, अभी हमने देखा बिंगम बॉडीज को देखते ही समझ आना प्लास्टिक फ्लो। shear थिकनिंग सिस्टम्स का आ जाए तो आपका डायलेटेड, shear थिनिंग आ जाए तो सूडोप्लास्टिक सिस्टम्स। ठीक है जी, चलिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप फिर से देख लीजिए, प्लास्टिक फ्लो के अंदर हम बिंगम बॉडीज बोलते हैं इनको, यहां लिखा हुआ है दीज आर नोन एज बिंगम बॉडीज। सूडोप्लास्टिक को shear थिनिंग, डायलेटेड फ्लो को आप shear थिकनिंग सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कॉन्टैक्ट एंगल वैल्यू इंडिकेट्स। हाई कॉन्टैक्ट एंगल वैल्यू, अभी हमने देख लिया कॉन्टैक्ट एंगल और वेटेबिलिटी का रिलेशन भी आज। राइट, एक बार और देखते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? वेटेबिलिटी को तो इंडिकेट करती है। क्या ये कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, दोनों फोर्सेस, कौन से फोर्सेस में डोमिनेट करते हैं? ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कॉन्टैक्ट एंगल अगर आपको क्लियर है ना, ये आपका सॉलिड सरफेस के ऊपर आपकी लिक्विड ड्रॉपलेट होती है। राइट, सो द टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस एंड दी सॉलिड सरफेस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपके कोहेसिव फोर्सेस भी होंगे एंड एडहेसिव फोर्सेस भी होंगे। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन योर लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे एंड एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन योर अनलाइक मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कोहेसिव फोर्सेस कहाँ होंगे? बिटवीन आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके कोहेसिव फोर्सेस होंगे। अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू ज्यादा है, कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू कम होती तो वेटेबिलिटी अच्छी होती, स्प्रेडिंग भी हो सकती थी। कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो लिक्विड अपनी ड्रॉप को रिटेन करेगा, जिसका मतलब कोहेसिव फोर्सेस जो है आपके वो डोमिनेट कर जाएंगे। अभी आपसे मैंने कहा कि कोहेसिव फोर्सेस ही आपके लिक्विड ड्रॉपलेट में है, एडहेसिव होते तो लिक्विड एंड सॉलिड के इंटरफेस पर होते ना, तो ये कोहेसिव फोर्सेस आपके डोमिनेट कर जाते। राइट, जिसकी वजह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसी वजह से ये ड्रॉपलेट की शेप अपनी रिटेन कर पाती है। राइट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट था। राइट, चलिए यहां पर देख सकते हो आप कॉन्टैक्ट एंगल में, ये देखो अगर आपकी नॉन वेटिंग कंडीशन 180 डिग्री एंगल हो जाए तो आपकी वो लिक्विड ड्रॉपलेट की तरह ही एज सच रिटेन कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेमी एस्टर्स एनायनिक सरफेक्टेंट।
ऑप्शन ए सल्फोसक्सिनेट, ऑप्शन बी सार्कोसक्सिनेट, ऑप्शन सी टोरेट, ऑप्शन डी लेक्टाइलेट्स। तो आपको इसमें डायरेक्ट एक चार्ट देखा होगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए है। एक बार इस चार्ट को दोबारा देख लीजिए। एनायनिक सरफेक्टेंट में आपके अल्कली सोप्स आते हैं, आपके सल्फेट्स आते हैं, एक मिनट थोड़ा सा जी, सल्फेट्स आते हैं। हेमी एस्टर्स में आप देखिए सल्फोसक्सिनेट्स आपके मेंशन थे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे एसएलएस को ध्यान रख से आप, सोडियम ओलिएट को ध्यान रख लीजिए आप, सिट्रीमाइड आपका कैटाइनिक के अंदर वैसे आ जाता, इसमें आई थिंक इसमें मेंशन है, बट इसमें आपका जनरली सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर आता है। नॉन आयनिक में आपका स्पैन्स एंड ट्वीन्स आता है। एम्फोलिटिक के अंदर आपका लेसिथिन और बीटेन, इनको थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्पर्शन ऑफ अ क्वार्ट्ज मटेरियल बाय शेयरिंग इन अ नैरो गैप बिटवीन द स्टैटिक कोन एंड अ रैपिडली रोटेटिंग कोन इज गिवन बाय। क्या ये अल्ट्रासोनिक रेडिएशन? अगर यहाँ अल्ट्रासोनिक होती तो यहाँ कोई तो मोड होता जहां से आपकी कोई सोनिकेशन, कोई बीम, कोई कुछ पास किया जा रहा है आपका, ऐसा तो कुछ आपका गिवन ही नहीं है, तो अल्ट्रासोनिकेशन तो नहीं है। ऑप्शन सी आपका कहता है कि पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन में आपका मेथड था, राइट, कोलॉइडल प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन हो गया। लेकिन यहां बात करता है कि डिस्पर्जन ऑफ अ क्वार्ट्ज मटेरियल बाय शेयरिंग अ नैरो गैप, ये किसमें होता है? बिटवीन स्टैटिक कोन एंड अ रैपिडली रोटेटिंग कोन। अगर आपने बेसिक्स भी देखे होंगे, आपने देखा होगा कि कोलॉइडल मिल का बेसिक आपका प्रिंसिपल भी क्या होता है, जिसमें आपके ये रोटर स्टेटर लगे होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, रोटर स्टेटर। रोटर स्टेटर में बच्चे क्या होता है, जो स्टेटर होते हैं ये आपके फिक्स्ड होते हैं, राइट, और इसके बीच में आपका जो है वो रोटर होता है, राइट, इस तरीके से। ये जो रोटर होता है, यहाँ पर कुछ गैप्स आप देख पा रहे हैं, इन गैप्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ये गैप्स क्या करते हैं, ताकि आपकी जो डिस्पर्जन है वो यूनिफॉर्म बन सके, राइट, प्रॉपर बन सके, इसलिए ये गैप्स आपके रखे जाते हैं, राइट, ताकि आपका एक अच्छा डिस्पर्जन जो है वो बन सके। इसलिए इन गैप्स को, बहुत छोटे गैप्स होते हैं, यहाँ तो बहुत सिग्निफिकेंट बनाए मैंने, बहुत छोटे गैप्स होते हैं आपके। तो ये रोटर आपका, और रोटर स्टेटर आपका कोलॉइडल मिल में यूज होता है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इज यूज फॉर द इन द कोलॉइडल केमिस्ट्री फॉर द पर्पस। आपको ध्यान होगा जब भी हम कोलॉइड्स की प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ मेथड्स आप पढ़ते हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपका नन अदर देन ऑप्शन सी, इसमें कुछ भी नहीं था बच्चों। आपने ये टेबल ना जाने कितनी बार देखा होगा। डायलिसिस आपका एक मेथड है प्यूरिफिकेशन का, इलेक्ट्रोडायलिसिस है, इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं आपकी, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। इसके अलावा भी आपने क्लास में सेंट्रीफ्यूगेशन भी बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसमें आपका हाई स्पीड पे रोटेट करके आपके इंप्योरिटीज को हम सेटल डाउन कर। अगर इसके अलावा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी आ जाता तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसे टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आज ही हम देख रहे थे थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। पहला कहता है फिल्म फॉर्मेशन, दूसरा कहता है फेज इन्वर्जन, ऑप्शन सी मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन, ऑप्शन डी सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन। यहां से आपको कुछ एड्सॉर्प्शन में कुछ आइसोथर्म्स का कुछ याद नहीं आ रहा, जिसमें हमारे जो एड्सॉर्बेंट्स होते हैं उस पर एक लेयर बन जाती है, राइट। तो आपका ऑप्शन जो है वो फेज इन्वर्जन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एड्सॉर्प्शन मेथड्स एंड फिल्म फॉर्मेशन आपके आते हैं थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन में। और क्या क्या आते हैं देखो, मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन में बिल्कुल इस तरीके से आपकी पहले सिंगल लेयर बनती है, जो भी आपका एड्सॉर्ब होता है ओवर द सरफेस, देन वो आपके मल्टी लेयर फिनोमिना आते हैं, राइट। हमारे पास इनमें सरफेस टेंशन थ्योरी है, जो मैंने अभी आपको बताई थी इससे पहले, इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी है हमारे पास, ओरिएंटेड वेज थ्योरी है, सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। देखिए सॉलिड पार्टिकल्स आपकी किस तरीके से एक सिंगल लेयर बना लेते हैं सरफेस पे। एंड ये देखो आगे ना विस्कोसिटी थ्योरी भी है, आती है आपकी, राइट। सो इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द इमल्शन विल लीड टू इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी। ये सारी की सारी थ्योरीज अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपने ऑप्शन में देख लिया होगा फेज इन्वर्जन इन थ्योरीज में नहीं आता है। आई होप आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच। हम जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू सो मच।